मैं एक ऐसी बात बोलना चाहता हूँ जो आप में से ज्यादातर लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन सुनना जरूरी है। और बात ये है कि देश में सिर्फ मुंबई एक ऐसा अकेला शहर है जो एरियल व्यू से देखने के बाद में एक्चुअली किसी ग्लोबल सिटी से कम्पिटिटिव नजर आता है, उसकी स्काई स्क्रेपर डेंसिटी की वजह से। दूसरे कई शहर जो है वो बस फैले हुए गांव है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये दो इमेजेस देखो। एक तरफ ये जो आप शहर देख रहे हो इसकी जीडीपी अराउंड $9 बिलियन की है, और दूसरा जो आप शहर देख रहे हो ये $110 बिलियन की जीडीपी होस्ट करता है। एनी गेसेस विच सिटीज दीज आर? ये जो शहर आपको एकदम ही सिमिलर नजर आ रहा है दूसरे शहर से, वो है इंदौर, और दूसरी तरफ में है बेंगलुरु। दोनों शहरों के अंदर इकोनॉमीज का कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक देश के मेगा मेट्रोपॉलिटिस में से एक आता है और एक जो है एक टियर 2 सिटी है। फिर भी ये जो है सिमिलर नजर आते हैं ग्राउंड लेवल से। और ये सिर्फ इंदौर और बेंगलुरु का एक उठाया हुआ एग्जाम्पल नहीं है। आप ये चीज चेन्नई से कंपेयर कर सकते हो, दिल्ली के ज्यादातर रीजन से कर सकते हो, महाराष्ट्र किसी भी टियर 2 शहर के साथ में कर सकते हो, जहां पर आपको कोई भी मेगा डेवलपमेंट इस तरीके का नजर नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ टियर 2 सिटी विद अ टियर 1 सिटी। बट इसमें एक एक्सेप्शन उभरता हुआ नजर आ रहा है और वो है हैदराबाद। हैदराबाद की स्काईलाइन को अगर हम स्टडी करें पिछले कुछ सालों से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्काई स्क्रेपर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। थोड़ा कंपैरिजन कर लेता हूँ। मुंबई में करंटली 275 कंस्ट्रक्टेड स्काई स्क्रेपर्स हैं, यानी कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड, जो कि 150 मीटर्स के ऊपर की ज्यादा की हाइट रखते हैं। मोर देन 400 प्लस स्काई स्क्रेपर्स पाइपलाइन में है, जिनमें से कुछ डजन जो है वो सुपर टॉल कैटेगरी में आता है, 300 मीटर प्लस की। अगर रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हम देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पाइपलाइन में अगर कहीं पे स्काई स्क्रेपर्स है 2030 तक, तो वो शहर आज के डेट में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है। और यहाँ पे दुनिया ये वर्ड मैंने गलती से यूज नहीं किया है, ये डेटा बैक्ड वर्ड है। लेकिन मुंबई के बाद दूसरे शहर हम जानते हैं रैंकिंग में पीछे है, लेकिन एक शहर जो है हैदराबाद, वो तेजी से इसमें आगे बढ़ रहा है। करेंटली हैदराबाद में 49 ऐसे स्काई स्क्रेपर्स है जो 150 मीटर्स के हाइट को पार करके डिलीवर हो चुके हैं, और इससे कई ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनमें 200 और 220 मीटर्स के ऊपर की हाइट वाली भी कुछ बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन रही है। लेकिन अगर हम मुंबई और हैदराबाद को कंपेयर करें तो जियोग्राफिकली किस तरीके के रियल एस्टेट मार्केट्स ये है, कौन तरीके के डेवलपर्स यहाँ पे है, इनको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर सिमिलैरिटी कोई नजर नहीं आती। तो ऐसा क्या हुआ कि हैदराबाद, बेंगलुरु या एनसीआर से पहले स्काई स्क्रेपर रेस में आगे बढ़ गया? आज की इस वीडियो में हम यही पूरे कारण जानेंगे, तो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, कई लोग ये समझते हैं कि मुंबई के अंदर लैंड स्कैरसिटी होना, जिसकी वजह से लैंड का महंगा होना ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए शहर को मजबूर करता है, जो कि बहुत हद तक सच है। लेकिन मुंबई के अंदर मेजर रोल स्काई स्क्रेपर्स आने के लिए अगर है तो वो है पॉलिसी का, जिसके अंदर एक मेजर रोल है FSI का ज्यादा होना। अब जिनको FSI पता है वो अगले टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हैं, बट जिनको नहीं पता, FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, बेसिकली जितनी भी जमीन आपके पास में है उसके ऊपर आप कितना एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इसका डेफिनेशन FSI के जरिए कैलकुलेट होता है। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे लेके चलो कि 1000 स्क्वायर फीट का आपके पास में प्लॉट है और उस जगह पे 2 की FSI है, तो आप 2000 स्क्वायर फीट यानी 2x ऑफ व्हाटएवर लैंड यू हैव वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यानी अब चाहे तो 2 मंजिल जो है 1000 स्क्वायर फीट के बना दो, और चाहिए तो 500 के 4 मंजिल बना दो। और इसके अंदर भी थोड़ा बहुत डेफिनेशन होता है कि अगर सेलेबल एरिया है तो वो FSI के कैलकुलेशन में आता है। कॉमन एरिया, पार्किंग, ओपन स्पेसेस कभी कभी काउंट नहीं होते वगैरह वगैरह। बट फिलहाल फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना समझो कि हायर द FSI नंबर, उतना ज्यादा वहां पे एरिया कंस्ट्रक्ट हो सकता है। यानी कि ज्यादा एरिया अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो ज्यादा मंजिलें भी बनानी पड़ेगी। और मुंबई में ये FSI की पॉलिसी जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है कि यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स अब ऐसी बन रही है जो 8, 9 इन FSI नंबर्स के साथ में बनाई जा रही है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की FSI अगर किसी बिल्डिंग में 12 मंजिलों की परमिशन है, लेकिन वहां पे बनाई गई 6 मंजिल, बचे हुए जो
इमेजिनरी अनकंस्ट्रक्टेड स्पेसेस है वो खरीदे या बेचे जा सकते हैं। फंजिबल एफएसआई होती है जो कि बेसिकली डिपेंड करती है कि आप रोड के बगल में हो या किसी मेट्रो के बगल में हो, तो वो ज्यादा कम होती है। बीएमसी को जो है प्रीमियम्स या पैसे देकर भी एफएसआई खरीदी जा सकती है। रीडेवलपमेंट बिल्डिंग हो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एफएसआई दी जाती है ताकि पुराने टेनेंट्स को होस्ट किया जा सके। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की बिल्डिंग्स या एसआरए बिल्डिंग्स के अंदर जो है ये एक्स्ट्रा एफएसआई भी गवर्नमेंट की तरह मिलती है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट हैदराबाद के अंदर ऐसा क्या हुआ जहां पर ये पॉलिसीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड न होने के बावजूद भी हैदराबाद की स्काईलाइन बूम कर गई? तो ये कहानी जरा समझते हैं। देखो, हैदराबाद के अंदर मुंबई वाले कंस्ट्रेंट्स नहीं है कि 3 तरफ में समुंदर है, एक तरफ में खाड़ी है, लैंड रिस्ट्रिक्टेड है, बीच में एक बड़ा सा नेशनल पार्क है और लैंड की कमी जो है ये हैदराबाद को महसूस नहीं होती। इसकी वजह से यहाँ पर वाइडर प्लॉट्स है, लेकिन इसी की वजह से यहाँ पर स्काईस्क्रैपर्स नहीं बनने का माहौल है क्योंकि एनी टाइम बिल्डिंग टॉलर जो है वो ज्यादा महंगा होता है रादर देन बिल्डिंग वाइडर। तो ज्यादातर शहर जैसे बढ़े उस तरीके से हैदराबाद के बिल्डर भी और लोग भी बाहर जो है शहर के बनने के साथ प्लॉट्स खरीद के बिल्डिंग्स बना सकते थे। लेकिन हैदराबाद में कुछ ऐसी चीजें हुई, स्पेशली कोकापेट और कुछ आसपास के एरियाज में, जहां पे पॉलिसी चेंज की वजह से चीजें आज इस तरीके है। क्या है समझते हैं। देखो, आईटी जीसीसी जॉब्स की वजह से डिमांड फॉर लग्जरी अपार्टमेंट जो है वो बढ़ रही थी और हैदराबाद जो है यहाँ पर मल्टीपल मेजर प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 2005 से लेके 2015 तक के टाइम की। इसी समय पे आउटर रिंग रोड कनेक्टिविटी जो है हैदराबाद के वेस्टर्न कॉरिडोर के काफी ओपन एरिया में से पास हुआ और यहाँ पर 2006 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जियो 86 पॉलिसी। बेसिकली लोग इसको अनलिमिटेड एफएसआई पॉलिसी बोलती है, लेकिन ये टेक्निकली अनलिमिटेड नहीं होता। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इस पॉलिसी के अंतर्गत हुआ ये कि कोई डेवलपर अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, स्पेशली ये जो रिंग रोड है या कोई बहुत वाइड रोड है उसके आसपास, तो गवर्नमेंट कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कुछ पैरामीटर्स के मीट करने के बाद। फॉर एग्जांपल फायर सेफ्टी हो गई, वहां पे जो है कुछ और पार्किंग वाले इश्यूज जो है वो नहीं आने वाले, वहां पे कंस्ट्रक्शन की जो मेथोडोलॉजी यूज होगी, टेक्नोलॉजी यूज होगी, वो अगर सही है और बेसिकली अगर आप अच्छे से बना सकते हो तो गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देना शुरू करती है। और बेसिकली ये बिल्डर्स के लिए खजाना था क्योंकि वो जितना ज्यादा एरिया बेच सकते हैं उतना ज्यादा उनके लिए प्रॉफिट होगा। और इसलिए धीरे धीरे हैदराबाद के वो रीजन्स जहां पर ये पॉलिसी एनेबल होती थी वहां पे बिल्डिंग्स बनने लगी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खैरात बांट रही थी। यहाँ पर जब आउटर रिंग रोड बन रहा था तो ये जो आसपास के लैंड्स थे वो गवर्नमेंट जो है अपने ओनरशिप में ले चुकी थी और गवर्नमेंट को शहर बनाने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा और इसीलिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी इन जगहों पे इंप्लीमेंट होने की वजह से लैंड अट्रैक्टिव बन गए। अगर आप बिल्डर हो तो आप कौन सी जमीन खरीदोगे? वो जहां पर आप मे बी 10 फ्लोर्स बना सकते हो या वो जहां पर आप 40 फ्लोर्स बना सकते हो। और ये लैंड ऑक्शन होना शुरू हुए। अराउंड 95 एकर्स का ये लैंड था जहां पर सेल्स में गवर्नमेंट ने जो है 2000 करोड़ तक कमाए। इनफैक्ट कुछ केसेस में पर एकड़ लैंड कॉस्ट 50 करोड़ तक पहुंच गई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द कंट्री राइट नाउ। अगर आप मुंबई और गुड़गांव के कुछ पर्टिकुलर पार्सल्स को छोड़ दो तो ये जो है उसके बाद एक्सपेंसिव निकल कर आता है। और साथ साथ क्योंकि यहाँ पे आउटर रिंग रोड था तो ये एरिया भी बहुत अट्रैक्टिव था, फास्ट कनेक्टिविटी देता था सारे इंपॉर्टेंट आईटी कॉरिडोर्स को, हाईटेक सिटी वगैरह, एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी देता था शहर के दूसरे रीजन्स के साथ भी। और इसकी वजह से जो डेवलपर्स के पास घर खरीदने आ रहे लोग थे, आईटी प्रोफेशनल्स, वो भी वेल पेड थे जो कुछ महंगे अपार्टमेंट्स वगैरह भी कंज्यूम कर सकते थे। और ऊंची बिल्डिंग बनाना जो कन्वेंशनली एक्सपेंसिव होता है वाइडर बिल्डिंग से बनाना, उसके लिए उतना रेट मिलना शुरू हो गया कि इन बिल्डिंग के कॉस्ट को अब गवर्नमेंट और बिल्डर्स दोनों जस्टिफाई कर सके। और इसीलिए हैदराबाद में होड़ शुरू हो गई फॉर रीचिंग टू द स्काई। ये एक फेमस पिक्चर है हैदराबाद की जहां पर ये जो ओआरआर के पास के रीजन्स है ये इस पॉलिसी के आने के कुछ समय बाद और आज के डेट के अंदर का डिफरेंस बताते हैं किस तरीके से ये रीजन डेवलप हुआ। और बेसिकली एफएसआई ने ये जो ओवरऑल पॉलिसी का गेम था इसको इफेक्ट करते हुए ये आज की स्काईलाइन डेवलप की। वीडियो के टाइटल का जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन क्या ये चीज अच्छी है या बुरी ये समझना भी जरूरी है। देखो, जनरली हायर डेंसिटी इज बेटर फॉर सिटीज। देखो, आप कई लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि खुले रीजन में रहना, अपने इंडिपेंडेंट घर में रहना ये ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन एक सिटी को सस्टेन करने के लिए फाइनेंशियली, टेक्निकली और ओवरऑल सभी लोगों को अपने अंदर समाने के लिए उसका ज्यादा डेंस होना, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का पर स्क्वायर किलोमीटर में रहना, जीना, काम करना ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्यों।
एक पर्टिकुलर रोड है जो 2 किलोमीटर का है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मान के चलो एक 1 किलोमीटर की सड़क है और उसके ऊपर एक नॉर्मल शहर, जैसे मैंने इंदौर या बेंगलुरु का आपको स्ट्रीट व्यू दिखाया, वैसे हो सकता है 200-300 घर वहां पे बनाए जा सकते हैं, यानी 200-300 ओवरऑल रेसिडेंट फैमिलीज। तो वहां पर जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होगा वो उस रोड को, उस सीवेज लाइन को, उस बिजली के ग्रिड को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल में होगा। बट एक शहर के अंदर उस सेम स्ट्रेच पे अगर हम मान के चलिए 15-15 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनी हुई है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज और रेसिडेंट्स लिविंग इन दैट वन स्ट्रेच 1 किलोमीटर ऑफ रोड जो है वो 15 गुना बढ़ जाएगी, जिसके वजह से वो जो रोड के हिसाब से या उस ओवरऑल सिटी के एरिया के हिसाब से आने वाला जो टैक्स रेवेन्यू है वो शहर के लिए बढ़ते जाता है। और इसलिए देखा जाता है कि जनरली जितनी ज्यादा डेंसिटी किसी शहर में है उतना ज्यादा वो बना सकता है पैसा। अब ये तो भी कह सकते हैं कि अब जितना ज्यादा रेसिडेंट्स है वो भी तो पैसे को मैटर करता है, लेकिन फिर शहर भी बड़ा होते जाता है। बेंगलुरु इसका प्राइम एग्जांपल है। बेंगलुरु के अगर हम 3-4 मेजर रोड्स को छोड़ दे तो ऐसा लगता है कि गलियों में ही आप गाड़ी चला रहे हो, जिसकी वजह से मेजर ट्रैफिक होता है। कोई वहाँ पे मेजर आर्टीरियल रोड नहीं है, क्योंकि शहर बढ़ता ही गया और इंफ्रा जो है डेवलप हुआ नहीं, और इसीलिए शहर के पास में बहुत पैसा भी नहीं है कंपेयर टू अदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। मुंबई देश के कुछ चुनिंदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में से एक है जो खुद के लिए multi-thousand करोड़ के प्रोजेक्ट्स फंड कर सकती है। कोस्टल रोड जो है वो मुंबई के बीएमसी ने फंड किया, मेट्रोस के अंदर उनका योगदान है। मल्टीपल सिटी वाइड प्रोजेक्ट्स जो है वो वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंड करती है, रादर देन द स्टेट और द सेंटर। ज्यादातर शहर जो है जिनके अंदर ये डेंसिटी अवेलेबल नहीं है, इस तरीके का रेवेन्यू अवेलेबल नहीं है, वो कभी भी उतना पैसा एक्युमुलेट नहीं कर पाते हैं कम रीजन में ये पैसा इस्तेमाल करने के लिए शहर के डेवलपमेंट में। और ये अमेरिकाज में भी देखा गया है, जहां पर जितना सबर्बिया बढ़ता है उतना शहरों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और तकरीबन 70% ऑफ अमेरिकन सबर्बिया जहां पर फैले घर है उनको सब्सिडीज की जरूरत पड़ती है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। सिर्फ शहर खुद के पैसे से उभर पाते हैं, और इसलिए मे बी नॉट एवरी सिटी नीड्स टू बी मुंबई, बट डेंसिफिकेशन शहरों के अंदर एफएसआई रूल्स को रिलैक्स करके बढ़ाना जरूरी है, और शहर जिस तरीके से फैल रहे हैं वो न फैले, इसके लिए भी डेंसिफिकेशन जरूरी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय द वे, अगर चैनल को सपोर्ट करना हो तो ये हमारा मर्चेंडाइज है जो आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।